ठीक है, हार्मोन के फंक्शन और उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं हार्मोन्स के केमिकल नेचर की। तो केमिकल नेचर के बेसिस पे सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं अमीनो एसिड के बने हुए हार्मोन्स। तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स जो हार्मोन होते हैं वो तीन हैं नंबर में। याद रखने के लिए ट्रिक है अपने पास TAN, तान। कौन कौन से? थायरोक्सिन, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। क्लियर है, समझ गए? अब आगे चलते हैं। सेकंड, ये तो था फर्स्ट टाइप ऑफ हार्मोन्स जो अमीनो एसिड के बने हुए होंगे। सेकंड, अब हम लोग जिन हार्मोन्स की बात करेंगे वहां मेनली हार्मोन आते हैं प्रोटीन नेचर के, यानी पेप्टाइड नेचर के। प्रोटीन और पेप्टाइड नेचर के जो हार्मोन्स हैं वो बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइडेड है। दो टाइप्स के होते हैं पेप्टाइड नेचर के हार्मोन। अगर पॉलीपेप्टाइड चेन जिससे वो बने हुए हैं वो शॉर्ट होगी, छोटी होगी, तो हम लोग उसे कहेंगे शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन्स। शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन्स, क्लियर है? शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन्स, समझ गए? यानी उन हार्मोन्स के अंदर पेप्टाइड चेन छोटी होगी, अमीनो एसिड बहुत कम होंगे। ठीक है, पेप्टाइड चेन बनेगी किससे? पेप्टाइड मॉलिक्यूल से। पेप्टाइड मॉलिक्यूल क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स के एक तरह से मॉडिफिकेशन, समझ गए? अमीनो एसिड्स की चेन, पेप्टाइड मॉलिक्यूल कम होंगे, छोटी पेप्टाइड चेन होगी, शॉर्ट पेप्टाइड चेन। तो ये शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन्स होंगे। क्लियर है? इसको याद रखने की एक ट्रिक है हमारे पास, हम लोग कहेंगे MOV। इसको याद रखेंगे MOV से। ठीक है, तान था अमीनो एसिड डेरिवेटिव को याद रखने के लिए, MOV है शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन्स को याद रखने के लिए। क्लियर है? MOV से रिलेटेड क्या है, किस तरह से MOV स्पेसिफाई करता है हार्मोन्स को? तो देखो, इससे तीन हार्मोन्स क्लेरिफाई होते हैं। फर्स्ट, M का मतलब है MSH हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर है, समझ गए? O रिलेटेड है ऑक्सीटोसिन से, ऑक्सीटोसिन से। ठीक है, ऑक्सीटोसिन यानी पिटोसिन, बर्थ हार्मोन या मिल्क लेटडाउन हार्मोन जिसे कहते हो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। और V रिलेटेड है, V मैं यहां बताऊंगा, V है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन यानी ADH हार्मोन। ठीक है, समझ गए? तो ये तीनों हार्मोन जो हैं ये पेप्टाइड नेचर के तो हैं, बट इनकी पॉलीपेप्टाइड चेन बहुत कम होती है, मतलब छोटी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। छोटी पॉलीपेप्टाइड चेन के बने हुए हार्मोन्स है। जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी, और मैसेज करो। जल्दी नोट डाउन करो। देखो, याद रखने के लिए बहुत आसान तरीका है। ठीक है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स तान और शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन्स MOV। ठीक है, नाम ही तो याद रखने हैं, तान और MOV। ठीक है, ये थोड़े से छोटे ट्रिक्स है जिससे याद रह जाएंगे हार्मोन्स। क्लियर है? मिसमैच नहीं होंगे, कहीं मिक्सअप नहीं होंगे, क्वेश्चन सोल्व करते वक्त कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो ये नोट डाउन करो जल्दी। हो गया? चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। ये तो शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन्स थे। कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो पेप्टाइड नेचर के हैं और उनके अंदर पेप्टाइड चेन थोड़ी सी बड़ी होती है, यानी पेप्टाइड चेन थोड़ी सी लेंथी होती है। ठीक है, लेंथी का मतलब मैं क्या कहना चाहूँगा, तो देखो उनकी पेप्टाइड चेन कैसी होगी। पहली बात, वे लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स होंगे, लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स, लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स होंगे। क्लियर है? लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स का मतलब क्या है कि उनकी पॉलीपेप्टाइड चेन थोड़ी सी लेंथी होगी, लंबी होगी। कितनी लंबी हो सकती है मैं अगर बताना चाहूं तो उनके अंदर मोर देन 30 अमीनो एसिड होने कंपलसरी है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन में 30 से ज्यादा अमीनो एसिड होना कंपलसरी है। 30 से कम होंगे तो वो काउंट किए जाएंगे शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन्स की कैटेगरी में। ये वो हार्मोन्स हैं जिनके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन में 30 से ज्यादा अमीनो एसिड होना जरूरी है। ठीक है, अगर 30 से ज्यादा अमीनो एसिड होंगे तब जाकर के कहीं इसे लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन कहा जाएगा। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है। ट्रिक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। इसको याद रखने के लिए जो ट्रिक है वो ये है, पति जी। ठीक है, पति जी, JI वाला नहीं, जी वाला जी है, समझ रहे हो? पति जी है। क्लियर है? ये ट्रिक है लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स को याद रखने के लिए। तो देखो लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, इस ट्रिक को क्लियर करते हैं।
पी यहाँ रिलेटेड है, पी का मतलब है पीटीएच हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड हार्मोन पेप्टाइड नेचर का होता है और इनकी पॉलीपेप्टाइड चेन में 30 से ज्यादा अमीनो एसिड होते हैं, मतलब लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन है। क्लियर है? फिर ए यहाँ रिलेटेड है ACTH से, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH हार्मोन। ये भी लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन है जिसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन में 30 से ज्यादा अमीनो एसिड होंगे। याद करनी है ये ट्रिक्स सारी, तान, मोव और पतिजी। ठीक है, तुम लोग रिलेट भी कर सकते हो, तान, मोव, पतिजी। समझ गए समझने वाले? तो देखो पीटीएच पी से रिलेटेड है, ए डिनोट करता है ACTH को, यहां टी रिलेटेड है, यहां कंफ्यूज नहीं होना। टी हम लोगों ने थायरोक्सिन भी पढ़ा है, तो थायरोक्सिन तो हम लोग तान में क्लियर कर चुके हैं ना, सबसे पहले अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है। यहां टी का मतलब है TCT, ठीक है, थायरोकैल्सिटोनिन। पीटीएच आ गया तो इसका साथ वाला भी यहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से याद रखने ला, यहां टी का मतलब पीटीएच का साथ वाला, यानी इसी का भाई जो थोड़ा अगेंस्ट काम करता है TCT है। समझ गए? क्लियर है? आई मतलब आई इंग्लिश वाली, तो इस आई से हम लोग डिनोट करेंगे हार्मोन इंसुलिन को। इंसुलिन को इंसुलिन हार्मोन मतलब आई, ये पेप्टाइड नेचर का हार्मोन होता है और इस पेप्टाइड नेचर के हार्मोन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है ना, उस पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड 30 से ज्यादा होते हैं। समझ गए? क्लियर हो गया? तो देखो पति तो हो गया क्लियर। अब पति के पीछे जी क्यों लगा, जी का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। तो यहां जी ग्लूकागन है जो इंसुलिन के अपोजिट काम करता है। रिलेट करके पढ़ो एक दूसरे से, अपने आप याद रह जाएंगे। पीटीएच आया तो TCT आएगा, इंसुलिन आया तो ग्लूकागन आएगा। समझ गए? ये हैं लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स। ट्रिक है पति जी। ठीक है, पीटीएच, ACTH, TCT, इंसुलिन और ग्लूकागन। जल्दी नोट डाउन करो जल्दी। किसी में भी कोई कंफ्यूजन हो तो तुम लोग मैसेज करके बता सकते हो। ठीक है, किसी भी पार्ट में, किसी भी ट्रिक में या किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो तो मैसेज कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, नोट हो गया या नहीं? जल्दी बताओ, नोट डाउन हो गया या नहीं? ये हैं लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स जिनके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन में 30 से ज्यादा अमीनो एसिड होते हैं। ट्रिक है पति जी, पीटीएच, ACTH, TCT, इंसुलिन और ग्लूकागन। ठीक है, ये हार्मोन लॉन्ग पेप्टाइड नेचर के होते हैं। नोट हो गया हुसैन साहब? चलो, ये लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। देखो प्रोटीन नेचर के हार्मोन हम लोग देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अमीनो एसिड जो सिर्फ अमीनो एसिड से ही बने हुए होते हैं हार्मोन, अमीनो एसिड डेरिवेटिव, वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 3 टाइप के हार्मोन हो गए। अब हम 4th टाइप ऑफ हार्मोन देखते हैं, 4th, जो कि स्टीरॉयड हार्मोन है। स्टीरॉयड हार्मोन्स होंगे, स्टीरॉयड हार्मोन्स। ये नेचर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं हार्मोन्स का? क्योंकि नेचर पे ही डिपेंड करती है हार्मोन की फंक्शनिंग, कि हार्मोन किस तरह से फंक्शन करेगा, ये उसका नेचर बताता है। क्लियर है? समझ गए? चलो, तो देखो स्टीरॉयड जो हार्मोन्स है ना, ये किस तरह के हार्मोन होते हैं? इनके अंदर बेसल पार्ट कोलेस्ट्रॉल का होता है। ठीक है, इनमें बेसल कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, बेसल कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। ठीक है, समझ गए? अब कौन कौन से हार्मोन स्टीरॉयड नेचर के होंगे? तो देखो स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन्स में आएंगे हमारे गोनेडियल हार्मोन्स। ठीक है, गोनेडियल हार्मोन्स। गोनेडियल हार्मोन्स में कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं? तो यहां बात कर लेते हैं गोनेडियल हार्मोन्स की। गोनेडियल हार्मोन्स कई सारे डिस्कस किए थे हम लोगों ने। सबसे पहले एंड्रोजन, एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन में टेस्टोस्टेरोन, वो भी यहीं डिस्कस कर लेंगे कि टेस्टोस्टेरोन है एक, टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है? बाहर तो नहीं जा रहा बोर्ड से? चलो, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी, यही एक हार्मोन देखा था जिसे कहते हैं इनहिबिन, इनहिबिन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हार्मोन हमने डिस्कस किया था एस्ट्रोजन,
एस्ट्रोजन हार्मोन, क्लियर है। नेक्स्ट गोनेडियल हार्मोन्स में हमने पॉइंट आउट किया था एक हार्मोन था जिसे कहा जाता है रिलैक्सिन, और रिलैक्सिन हार्मोन, क्लियर है। नेक्स्ट गोनेडियल हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, क्लियर है। और बाकी प्लेसेंटल हार्मोन थे। तो देखो गोनेडियल हार्मोन्स ये सारे हैं, ये सारे के सारे हार्मोन स्टीरॉइड नेचर के होते हैं, सारे के सारे हार्मोन स्टीरॉइड नेचर के होते हैं, क्लियर हो गया, समझ गए। चलो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इसमें और एग्जांपल कौन सा आएगा। तो गोनेडियल हार्मोन के साथ साथ यहां आएंगे हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स ऑफ एडर्नल, हॉर्मोन्स ऑफ एडर्नल कोर्टेक्स पार्ट। एडर्नल कोर्टेक्स पार्ट के जितने भी हार्मोन होते हैं ना वो सारे के सारे स्टीरॉइड नेचर के हैं। मतलब एडर्नल कोर्टेक्स पार्ट के हार्मोन कौन कौन से होंगे, तो यहीं लिख लेते हैं एडर्नल कोर्टेक्स पार्ट के हार्मोन। हमने एक बात की थी, यहां होता है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, फिर यहां होता है एक हार्मोन कोर्टिसोल, कोर्टिसोल, ठीक है। और यहां होते हैं सेक्स हार्मोन जिन्हें कहा जाता है सेक्स कोर्टिकोइड्स, सेक्स कोर्टिकोइड्स, नाम से पता चल रहा है ना, सेक्स हार्मोन्स जो कोर्टेक्स से रिलीज किए जाते हैं और ओइड यानी स्टीरॉइड नेचर के होते हैं, सेक्स कोर्टिकोइड्स, क्लियर है। जल्दी से नोट डाउन कर लो, ये सारे स्टीरॉइड हार्मोन्स हैं, समझ गए। जल्दी नोट डाउन करो और मैसेज करो। ये कोलेस्टेरॉल क्या होता है, कोलेस्टेरॉल एक फैट की मॉडिफिकेशन है जो हमारे अंदर मेनली डिपॉजिट होती है। दो तरह का कोलेस्ट्रॉल बताया जाता है, गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल। बायोमोलिक्यूल में विद स्ट्रक्चर डिस्कस किया जाएगा इसे, ठीक है। यहां जस्ट याद रख लो स्टीरॉइड, स्टीरॉइड जो हार्मोन्स होते हैं उनका बेसल पार्ट कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। नोट डाउन हो गया या नहीं, भाई नोट डाउन हो गया या नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी। यस सर, चलो बाकियों का हो गया। तो देखो ये थे स्टीरॉइड नेचर के हार्मोन। बेसल पार्ट कोलेस्ट्रॉल का होता है, गोनेडियल हार्मोन्स मेनली सारे के सारे स्टीरॉइड नेचर के होते हैं। वो हम लोगों ने अलग से भी डिस्कस कर लिए, कौन कौन से हार्मोन हमने गोनेडियल हार्मोन में डिस्कस किए थे, ठीक है। अब एड्रेनल कोर्टेक्स पार्ट के भी हार्मोन जो हैं वो सारे स्टीरॉइड नेचर के होते हैं। मिनरलोकोर्टिकोइड यानी एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकोर्टिकोइड यानी कोर्टिसोल, और सेक्स कोर्टिकोइड यानी सेक्स हार्मोन्स, क्लियर है। अब जल्दी बताओ हुआ या नहीं, चिड़ियाघर के जानवरों, हो गया। हो गया या नहीं। तो देखो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यहां केमिकल नेचर के बेसिस पे हार्मोन्स के टाइप, केमिकल नेचर के बेसिस पे हार्मोन्स के टाइप डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो कितने टाइप के हार्मोन देखने को मिले हमें यहाँ केमिकल नेचर के बेसिस पे, तो 4 तरह के हार्मोन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उनके केमिकल नेचर के बेसिस पे। कौन कौन सा, सबसे पहले अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स हैं, ठीक है, जिसको याद रखने की ट्रिक हम लोगों ने बात की, टान है, TAN है। मुकेश बच्चे तू एक काम कर, कल से माइक्रोस्कोप लेके क्लास लिया कर, ठीक है। अब इससे बड़े तो वर्ड यार बोर्ड से बाहर तो कहां लिख दे, तो थोड़ी कोशिश कर तू भी समझने की। तो देख हम लोग बात कर रहे थे, फर्स्ट है अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स। अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स को याद रखने की ट्रिक टान है, ठीक है। थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, ये 3 हार्मोन्स अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन होते हैं। फिर हम लोगों ने बात की सेकंड टाइप का हार्मोन। सेकंड टाइप के हार्मोन है जो पेप्टाइड नेचर के होते हैं और जिनके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन छोटी होती है, शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन्स। शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन्स को याद रखने की ट्रिक है MOV, MOV, जिसमें आते हैं MSH, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन यानी ADH, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने हार्मोन्स की कैटेगरी हम लोगों ने डिस्कस की वो है लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स।
वो है लॉन्ग पेप्टाइड हॉर्मोन्स। लॉन्ग पेप्टाइड हॉर्मोन्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनके अंदर पेप्टाइड चेन लंबी होगी, लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होगी, और देखो लेंथ के हिसाब से हम लोग कैसे डिनोट करते हैं कि इनके अंदर अमीनो एसिड 30 से ज्यादा होंगे, ठीक है, 30 से ज्यादा अमीनो एसिड वाले हार्मोन होते हैं ये। क्लियर? इसको याद रखने की ट्रिक है पति जी, ट्रिक है, याद रखनी ही पड़ेगी, पति जी, ठीक है, जी फॉर जी वाला, समझ गए? तो देखो पति जी से हम क्या डिनोट करते हैं, पी फॉर पीटीएच हार्मोन होता है यहाँ, ठीक है, ए फॉर एसीटीएच हार्मोन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो टी फॉर पीटीएच का ही भाई टीसीटी है यहाँ पर, ठीक है, आई फॉर इंसुलिन, और जी डिनोट करता है ग्लूकागन हार्मोन को। याद रखने हैं हार्मोन्स ट्रिक के हिसाब से। तो पति जी है लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन, थोड़ा बहुत ट्रिक भी लंबा है ना, वो तो 3 वर्ड के ट्रिक थे, तान मोव, ये पति जी 5 वर्ड का ट्रिक है, तो ये लंबा है, मतलब नॉर्मली याद रह सकता है कि लॉन्ग पेप्टाइड चेन के लिए यूज किया जाता है, लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स के लिए यूज होने वाली ट्रिक है। क्लियर है? समझ गए? चलो फिर हम लोगों ने बात की स्टीरॉइड नेचर के हार्मोन्स की, जो 4th टाइप के हार्मोन है। स्टीरॉइड नेचर के हार्मोन कौन से होते हैं? जिनका बेसल पार्ट कोलेस्ट्रॉल का होता है। देखो इसमें हार्मोन्स कौन कौन से आते हैं? गोनेडियल हार्मोन्स सारे, एंड्रोजन से लेकर के प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, इनहिबिन और टेस्टोस्टेरोन, और DHEA भी, DHEA एक टाइप का एंड्रोजन जो है वो भी गोनेडियल हार्मोन में ही काउंट किया जाता है, और वो भी स्टीरॉइड नेचर का होता है। और एड्रेनल कोर्टेक्स पार्ट के हार्मोन जो 3 माने जाते हैं, मिनरलोकोर्टिकॉइड यानी एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकोर्टिकॉइड यानी कोर्टिसोल, और सेक्स कोर्टिकॉइड्स यानी सेक्स हार्मोन्स। क्लियर है? वैसे सेक्स कोर्टिकॉइड, सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन यहाँ आ ही गए हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो ये है 4 तरह के हार्मोन्स, ये हैं 4 तरह के हार्मोन्स। चलो अब हार्मोन्स की केमिकल नेचर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि केमिकल नेचर के बेसिस पे हार्मोन्स कितने टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। याद रखने के लिए हमने ट्रिक के हिसाब से डिस्कस किए हैं, ठीक है, ट्रिक्स बनाई है और ट्रिक से ही याद रखने हैं हार्मोन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हार्मोन तो चलो इस तरह के होते हैं हमारे पास, हम लोगों ने सारे ग्लैंड डिस्कस कर लिए, हर ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन देख लिया और हार्मोन का नेचर देख लिया। अब हमें देखना है कि जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो एक्शन किस तरह से करते हैं, तो हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन। हार्मोन के एक्शन करने का मैकेनिज्म देखना है हमें कि हार्मोन किस किस तरह से एक्शन करता है, किस मैकेनिज्म को परफॉर्म करके हार्मोन रिजल्ट देता है, ठीक है, समझ गए। तो देखो सबसे पहले हार्मोन क्या होगा, ग्लैंड से रिलीज किए जाएंगे ना, हार्मोन्स रिलीज्ड, या फिर मैं कहूं तो सिक्रेटेड, हार्मोन रिलीज्ड या सिक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज या सिक्रेट किए जाएंगे, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज या सिक्रेट किए जाएंगे। जैसे ही रिलीज या सिक्रेट होते हैं हार्मोन यहां से, तो देखो क्या होता है, फर्स्टली हार्मोन बाइंड्स with specific hormone receptor, ठीक है, हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड होगा जो उस हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होगा, ठीक है, समझ गए। हार्मोन रिसेप्टर मैं कहूंगा प्रेजेंट ऑन टारगेटेड सेल, उस टारगेटेड सेल पे प्रेजेंट होते हैं हार्मोन रिसेप्टर्स, उनसे जाकर के बाइंड हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एंड फॉर्म HRC बनाता है। HRC क्या है, तो देखो HRC से मैं डिनोट करूंगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स,
हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। HRC का मतलब होता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हार्मोन और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इस तरह से हार्मोन एक्ट करता है। बट ये पूरी बात नहीं है, ये बात अधूरी है। यहाँ हम लोगों ने कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं डिस्कस किया। क्यों? क्योंकि देखो अब हम इसको थोड़ा और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। पहली बात कि क्या होता है, सिक्रीट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन, सिक्रीट होकर के जाता है टारगेटेड सेल के पास और उसमें प्रेजेंट स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है, जिसके कारण HRC बनता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। पहले ये पॉइंट नोट डाउन करो, ये इतना पॉइंट नोट डाउन करो जल्दी, पहले ये इतना पॉइंट नोट डाउन करो, फिर हम बात करेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे HRC बनने की जो पोजीशन होती है ना, यानी रिसेप्टर की जो पोजीशन है जहां जाकर के हार्मोन HRC बनाएगा, उसके बेसिस पे डिफरेंशिएशन आता है मैकेनिज्म में, उसके बेसिस पे मैकेनिज्म अलग अलग होते हैं, ठीक है। नोट डाउन करो और मैसेज करो जल्दी जल्दी, नोट डाउन करके मैसेज करो जल्दी। मैं साइड हो जाता हूं और नोट डाउन करो तुम लोग। सोहेल का ही हुआ है, बाकियों का नहीं हुआ? जल्दी मैसेज करो। जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। देखो रिलीज होने के बाद रिसेप्टर से बाउंड होगा। हर हार्मोन के लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है और स्पेसिफिक रिसेप्टर टारगेटेड सेल पे प्रेजेंट होता है। टारगेटेड सेल के स्पेसिफिक रिसेप्टर से जब बाउंड हो जाएगा ना, तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसे HRC हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्लियर है? समझ गए? जल्दी नोट डाउन करो। तो देखो हम फर्दर डिस्कस करते हैं। मुकेश का ओके का मैसेज आ गया तो आगे चलना ही पड़ेगा। तो देखो बात है कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की पोजीशन या फिर एक्चुअल में रिसेप्टर की जो पोजीशन होती है, इस बेसिस पे दो टाइप से मैकेनिज्म परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, दो टाइप से मैकेनिज्म परफॉर्म किया जाता है। तो देखो हम लोग नोट करेंगे कि देयर are two types of hormone receptor molecules. There are two types of hormone receptor molecules. दो तरह के हार्मोन रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन कौन से? हार्मोन को रिसीव करने वाले हार्मोन रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखो एक तो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर हार्मोन रिसेप्टर मॉलिक्यूल, और एक होता है इंट्रा सेलुलर हार्मोन रिसेप्टर मॉलिक्यूल। तो देखो एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर में नाम से तो पता चल गया होगा तुम्हें, ये सेल के बाहर और वो सेल के अंदर होता है, बट बाहर कहाँ होता है? तो देखो रिसेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, ऑन द आउटसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और यहां अगर बात करूं तो रिसेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इनसाइड या फिर इन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहां तो सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड में प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होगा रिसेप्टर मॉलिक्यूल, और इंट्रासेलुलर में न्यूक्लियस के भी अंदर प्रेजेंट होगा। समझ रहे हो डिफरेंस? तो देखो यहां जो हार्मोन एक्ट करते हैं वो कौन कौन से हार्मोन एक्ट करते हैं? मैं कहूंगा रिसेप्टर रिसीव करता है
रिसेप्टर बाइंड्स विद प्रोटीन नेचर हॉर्मोन्स। यहां जो रिसेप्टर होता है ना वो प्रोटीन नेचर हॉर्मोन्स के लिए स्पेसिफिक होता है, ठीक है। यहां जो रिसेप्टर है वो प्रोटीन नेचर हॉर्मोन्स के लिए स्पेसिफिक है, वो प्रोटीन नेचर हॉर्मोन्स को बाइंड करवाएगा खुद से। और यहां जो रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर बाइंड्स विद स्टीरॉयड नेचर हॉर्मोन्स एंड एक एक्सेप्शन है, कौन सी? थायरोक्सिन। जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन था थायरोक्सिन, वो एक्सेप्शन है इसकी। तो यहां रिसेप्टर किससे बाइंड होते हैं? स्टीरॉयड नेचर हार्मोन्स और थायरोक्सिन से। क्लियर है, समझ गए? यहाँ रिसेप्टर मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट होंगे और बाइंड होंगे प्रोटीन नेचर हार्मोन से। यहाँ न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे और बाइंड होंगे स्टीरॉयड नेचर हार्मोन से और थायरोक्सिन से। क्लियर है? जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी निपटाओ, टाइम नहीं है। हाँ मुकेश, अब साइज बढ़ा या नहीं? वर्ड्स का साइज बढ़ा या नहीं? चलो जल्दी नोट डाउन करो। ये हम लोग देख रहे हैं हार्मोन रिसेप्टर के टाइप हो गए। एक तरह से दो तरह का हार्मोन रिसेप्टर है, ठीक है। दो तरह का हार्मोन रिसेप्टर है, सॉइल का हो गया, बाकियों का जल्दी नोट डाउन करो। दो तरह के हार्मोन रिसेप्टर हैं। हार्मोन रिसेप्टर किस बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं? हम हार्मोन रिसेप्टर डिफरेंशिएट कर रहे हैं पोजीशन के बेस पे कि उनकी पोजीशन कहाँ होती है, ठीक है। उनकी पोजीशन कहाँ है इस बेसिस पे। तो देखो, अब हार्मोन रिसेप्टर्स की पोजीशन के बेस पे दो तरह के हार्मोन रिसेप्टर हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा में प्रोटीन बाइंड होगा, प्रोटीन नेचर हार्मोन बाइंड होंगे, और इंट्रासेलुलर में स्टीरॉयड नेचर हार्मोन बाइंड होंगे और थायरोक्सिन बाइंड होगा। एक्सेप्शन है, इसीलिए हम लोगों ने पहले केमिकल नेचर डिस्कस किया था हार्मोन्स का, पहले हार्मोन्स का केमिकल नेचर डिस्कस किया था। क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। और एक्शन देखते हैं कि किस तरह एक्शन करता है, ये किस तरह एक्शन करता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, हार्मोन के एक्शन की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। क्लियर है? मैकेनिज्म देखना है, दोनों तरह के हार्मोन रिसेप्टर के हिसाब से मैकेनिज्म देखना है। तो पहले हम लोग देखते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर का मैकेनिज्म, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर का मैकेनिज्म। तो देखो, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर में किस तरह से मैकेनिज्म परफॉर्म किया जाता है। लेट सपोज कि ये एक सेल है, मतलब ये एक सेल है, ठीक है। ये एक सेल है जो कि टारगेटेड सेल है, ये टारगेट है हार्मोन का। क्लियर है? ये टारगेट है हार्मोन का, इस पे जाकर के उसे एक्ट करना है, ठीक है। तो ये सेल है और ये सेल की आउटर कवरिंग, इसे हम लोग कहेंगे सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर देखना है, यानी रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा? सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, आउटर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और रिसेप्टर है तो रिसेप्टर स्पेसिफिक ही होगा हार्मोन के लिए, जैसी हार्मोन की शेप वैसा ही रिसेप्टर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। स्पेसिफिक शेप का रिसेप्टर मॉलिक्यूल होगा। क्लियर है? तो देखो, यहाँ जो हार्मोन आएगा, यहाँ जो हार्मोन आएगा कहाँ से आएगा? एंडोक्राइन ग्लैंड से आएगा ना, एंडोक्राइन ग्लैंड से आएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगी? सिक्रीट हार्मोन। ये वो हार्मोन है, ये वो हार्मोन है। और हार्मोन भी कौन सा? प्रोटीन नेचर का है, ठीक है। क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर पे तो प्रोटीन नेचर के हार्मोन ही बाइंड हो सकते हैं, तो ये प्रोटीन है, प्रोटीन नेचर, हार्मोन ऑफ प्रोटीन नेचर। ये क्या करेगा हार्मोन? ये हार्मोन क्या करेगा?
ये यहां से आएगा और टारगेटेड सेल के पास पहुंच करके बाइंड हो जाएगा, इस रिसेप्टर मॉलिक्यूल से बाइंड हो जाएगा, यहां पर इस रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ कनेक्शन बना लेगा, बाइंड हो गया। ठीक है, पहले इसे क्या कहते हैं, ये है रिसेप्टर, अभी ये रिसेप्टर है, और जब ये बाइंड हो चुका है, ठीक है, ये बाइंडिंग हो गई, ये बाइंडिंग हो गई, जुड़ गया ये रिसेप्टर से, तो इस वक्त इसे क्या कहेंगे, इस वक्त इसे कहेंगे HRC, शॉर्ट फॉर्म में समझ जाओगे ना, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है। तो देखो ये क्या करता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जैसे ही बना, ठीक है, जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, ये क्या होता है, ये अंदर की तरफ प्रेजेंट एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देता है, एक नेक्स्ट पोर्शन होता है इसका, उसे एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन को एक्टिवेट कर देता है। ये जो नेक्स्ट पोर्शन है, यहां प्रेजेंट होगा एंजाइम एडनाइलेट साइक्लेज। इस नेक्स्ट पोर्शन में जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है ना, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इसे एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट होते ही हम इस तरह से दिखा देते हैं कि ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा अलग बता दूं तो ये एक्टिवेट होते ही इसके अंदर प्रेजेंट है एडनाइलेट साइक्लेज, एंजाइम है एक, एज आ गया ना, एज का मतलब एंजाइम, एडनाइलेट साइक्लेज एंजाइम। नाम से पता लग सकता है तुम्हें कि ये किस पे एक्ट करने वाला है। एडनाइलेट यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी मॉलिक्यूल पे काम करेगा। ठीक है, एटीपी मॉलिक्यूल पे काम करेगा। साइक्लेज है तो क्या बना देगा एटीपी का, ये सेल के अंदर एटीपी प्रेजेंट था। ठीक है, ये सेल के अंदर एटीपी प्रेजेंट था और सेल के एटीपी पे इसने एक्ट किया और एटीपी को चेंज कर दिया साइक्लिक, या फिर मैं शॉर्ट में लिखूंगा CAMP। ठीक है, CAMP क्या है, हम लोग यहां नोट कर लेते हैं। CAMP क्या है, तो CAMP है साइक्लिक AMP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट का मोनोफॉस्फेट बना दिया और सिंपल मॉलिक्यूल को साइक्लिक मॉलिक्यूल बना दिया। एंजाइम एडनाइलेट साइक्लेज, ऐसे ही थोड़ी कहते हैं इसे, समझ गए। तो साइक्लिक AMP बना दिया। अब जो साइक्लिक AMP यहां बना है ना, ये जो साइक्लिक AMP बना है, ये यहां किस तरह एक्ट करता है, ये क्यों बनाया गया, ये बनाया गया यहां सेकेंडरी मैसेंजर के लिए, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह। ठीक है, एक्ट करने के लिए सेकेंडरी मैसेंजर है वो, क्योंकि खुद जो मैसेंजर आया था, प्राइमरी हार्मोन जो आया था, वो तो अंदर जा नहीं सका, उसे तो अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। तो वो क्या करता है, अच्छा कौन जाने दे, मैं ईश्वरी कृष्ण कतर मैं कोई बना दूंगा। तो वही किया इसने, अंदर ही अंदर एडनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करके एटीपी को साइक्लिक AMP में चेंज कर दिया। ठीक है, साइक्लिक AMP जैसे ही बना तो ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह होता है, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह होता है। और ये क्या करता है, साइक्लिक AMP क्या करता है, ये यहां जो टारगेटेड फंक्शन परफॉर्म करना था ना सेल को, वो फंक्शन परफॉर्म करवा देता है। यानी मेनली मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म होती है। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म कर देगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन नेचर के जो हार्मोन है, नॉर्मली तुम लोग समझ सकते हो, प्रोटीन नेचर के हार्मोन हम लोगों ने डिस्कस किया था, तान और पतिजी। ठीक है, तान और पतिजी, उनमें कौन कौन से हार्मोन आए हैं, MSH हार्मोन आया है। ठीक है, MSH हार्मोन आया है, और एसिड वेसोप्रेसिन आया है, ऑक्सीटोसिन आया है, PTH आया है, TCT आया है, इंसुलिन ग्लूकागन आया है, ACTH आया है। तो ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो एक्ट करते हैं सेल्स पे, बट सेल के जेनेटिक इफेक्ट से इन्हें कोई मतलब नहीं, जेनेटिक या जीनोमिक रिजल्ट से इन हार्मोन्स को कोई मतलब नहीं, ये तो मेटाबॉलिक इफेक्ट डालते हैं, मेटाबॉलिक इफेक्ट ही डाला है ना इन्होंने। ठीक है, किसी सेल से जैसे ऑक्सीटोसिन ने कॉन्ट्रैक्शन करवा दिया मसल्स में, तो एक तरह से क्या हुआ कि जो बर्थ हार्मोन के नाम दे दिया गया, ऐसे बर्थ में हेल्पफुल हो गया, मिल्क लेट डाउन में हेल्पफुल हो गया, समझ गए।
MSH ने क्या किया, मेलानोसाइट सेल्स को स्टिमुलेट कर दिया। तो ये एक ऑल ओवर ऐसा रिजल्ट देते हैं जिसमें जीनोमिक एक्टिविटी का मतलब नहीं होता, तो सिर्फ मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म होती है। तो साइक्लिक AMP सेकेंडरी मैसेंजर बना और मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म कर दी। कई बार सेकेंडरी मैसेंजर सिर्फ साइक्लिक AMP नहीं बनता, और भी कई साइक्लिक मैसेंजर बनते हैं कई तरह के। देखो जैसे एक है कैल्शियम आयन, भी कई बार साइक्लिक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम कर लेते हैं। दो केमिकल और होते हैं इंपॉर्टेंट, कई बार पूछे गए हैं, एक है IP3, ये भी कई बार सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करता गया पाया गया है, ठीक है। और एक केमिकल है DAG, DOG नहीं DAG, ठीक है। तो देखो कैल्शियम आयन IP3 और DAG ये भी कई बार सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं। क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। कैल्शियम आयन तो कैल्शियम आयन है, इसका कोई मतलब नहीं। IP3 को एब्रीविएट करते हैं हम लोग। IP3 का मतलब क्या है, तो IP3 का मतलब है इनोसिटोल, इनोसिटोल फॉस्फेट, इनोसिटोल फॉस्फेट। क्लियर है, 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल हैं, इनोसिटोल फॉस्फेट, फॉस्फेट की थ्राइस है, समझ गए, 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल हैं। DAG का मतलब क्या है, DAG का मतलब क्या है, तो देखो DAG का मतलब क्या है, यहाँ DAG का मतलब है डाई एसाइल, डाई एसाइल ग्लिसरॉल, डाई एसाइल ग्लिसरॉल। क्लियर है, तो ये भी कई बार सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट कर लेते हैं। DAG डाई एसाइल ग्लिसरॉल, IP3 इनोसिटोल फॉस्फेट, कैल्शियम आयंस, और साइक्लिक AMP तो हम लोगों ने देखा ही है, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो, डायग्राम बनाओ। मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में बनाते रहना, बाद में बनाते रहना, ठीक है। चलो, तो ये एक तरह से फंक्शन था किसका, मैं अगर कहूं तो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर इस तरह से फंक्शन करता है हार्मोन के साथ मिलकर के, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना करके जब एक्टिवेट होता है। ये एडेनाइलेट साइक्लेज वाला, एडेनाइलेट साइक्लेज वाला इस पार्ट को क्या बोलेंगे, ये एक तरह से प्रोटीन नेचर का ही पार्ट होता है, और इसको कई बार नाम भी दे दिया जाता है, इसको एक नाम दिया जाता है स्पेशल सा अलग, इसे कहा जाता है जी प्रोटीन, जी प्रोटीन, ठीक है, जी प्रोटीन है, समझ गए। तो ये जी प्रोटीन है जो एडेनाइलेट साइक्लेज रखता है, जिससे साइक्लिक AMP बनती है, समझ गए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, हो गया हो तो मैसेज करके बताओ, अगर हो गया हो तो मैसेज करके बताओ जल्दी। मोहम्मद सोहेल, अबे बाकियों भी तो मैसेज कर दिया करो, क्या सिर्फ मोहम्मद सोहेल ही जिंदा है? जल्दी बताओ नोट डाउन हो गया या नहीं, नोट डाउन करो साथ के साथ। फैजल बच्चे हुआ या नहीं? मोहम्मद फैजल, और तुम लोग ही कैसे हो, बाकी कहाँ हैं? अच्छा तुम्हें तो कैसे पता होगा, चलो हो सकता है किसी को पता हो। नोट डाउन हो गया क्या? चलो, ये एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर मॉलिक्यूल का एक्शन था, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर से बाइंड होने वाले प्रोटीन नेचर के हार्मोन से जो HRC बनता है उसका एक्शन था एक्चुअल में, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग, इंट्रासेलुलर वाला। सेकंड पार्ट देखते हैं इंट्रासेलुलर वाला। देखो इंट्रासेलुलर में कौन कौन से हार्मोन एक्ट कर सकते हैं? पहली बात, स्टीरॉयड नेचर के जितने भी हार्मोन होंगे वो सारे एक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो सारे एक्ट कर सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत? चलो, वो सारे स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन एक्ट कर सकते हैं, साथ के साथ एक्सेप्शनली थायरोक्सिन भी एक्ट कर सकता है। थायरोक्सिन कई चीजों का एक्सेप्शन है, जैसे एक तो उसके एक्शन मैकेनिज्म का एक्सेप्शन है, वो समझ गए, एक्शन मैकेनिज्म का एक्सेप्शन है। कैसे कि अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हुए भी स्टीरॉयड नेचर हार्मोन की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, मैकेनिज्म वैसा शो कर रहा है। दूसरा, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था, हार्मोन को स्टोर नहीं किया जा सकता, बट वहीं हम लोगों ने एक्सेप्शन लिखी थी कि थायरोक्सिन स्टोर होता है, थायरोक्सिन स्टोर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रख लेना। मेनली क्वेश्चन एक्सेप्शन पे ही बनाए जाते हैं, अगर अगले को उलझाना हो तुम्हें, समझ रहे हो। चलो, अब हम बात कर लेते हैं इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की। इंट्रासेलुलर जो रिसेप्टर होते हैं, यानी सेल के अंदर प्रेजेंट रिसेप्टर होते हैं, उनमें किस तरह से एक्शन होता है? तो देखो, लेट कि ये एक सेल है,
ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, समझ रहे हो। सेल में क्या है, सेल में अंदर ये न्यूक्लियस है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है सेल का, ठीक है, समझ गए। चलो अब इस सेल की ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है जिसका यहाँ कोई मतलब नहीं होगा, बस डिनोट करके बता रहा हूँ। और ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है जिससे हमें मतलब होगा यहाँ, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे ही इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन रिलीज करेगी, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगी, सिक्रीट करेगी एक हार्मोन जो कि स्टीरॉयड नेचर का होगा, ठीक है, जो कि स्टीरॉयड नेचर का होगा। ये हार्मोन क्या है, ये स्टीरॉयड नेचर का है, स्टीरॉयड हार्मोन है, या फिर मैं कहूँ कि ये थायरोक्सिन है, ये थायरोक्सिन है, समझ रहे हो। चाहे थायरोक्सिन बोल दो, चाहे स्टीरॉयड नेचर का हार्मोन बोल दो। ये क्या करेगा, इसका सेल मेम्ब्रेन से कोई वास्ता ही नहीं है, ये तो जाएगा और भचीड़ देगा बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर पहुंचा तो वहां इसे साथी मिल गया, ठीक है, कैसा, रिसेप्टर मिल गया जो यहाँ प्रेजेंट था, और रिसेप्टर के साथ जुड़ करके इसने बना दिया कॉम्प्लेक्स, रिसेप्टर मिल गया। ये क्या था, ये है रिसेप्टर मॉलिक्यूल, ये है रिसेप्टर जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। और ये क्या बन गया, ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, ये बन गया HRC, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जैसे ही बनता है तो क्या होता है, यहाँ जो जीनोमिक मटेरियल प्रेजेंट था, यहाँ जो जीनोमिक मटेरियल प्रेजेंट है, जैसे लेट्स सपोज कि ये डीएनए है, और डीएनए होता है नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल में जीनोमिक मटेरियल, तो ये डीएनए है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये डीएनए है, ये इस पे एक्ट करना शुरू करेगा, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इस पे एक्ट करना शुरू करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, यहां से ये सिंथेसाइज करवाएगा, इस पे एक्ट करके ये सिंथेसाइज करवाएगा एक आरएनए मॉलिक्यूल। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तुम लोग जानते हो, तो यहां से सिंथेसाइज होगा आरएनए, ठीक है, यहां से सिंथेसाइज होगा आरएनए। और आरएनए न्यूक्लियर पोर की हेल्प से, जहां न्यूक्लियर पोर होता है, इस न्यूक्लियर पोर की हेल्प से यहां सेल से बाहर आ जाएगा, ठीक है। आरएनए यहां सेल से बाहर आ गया, साइटोप्लाज्म में, सॉरी न्यूक्लियस से बाहर आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया ये आरएनए। और आरएनए साइटोप्लाज्म में आके ये जो मैकेनिज्म जो परफॉर्म हो गई है डीएनए से आरएनए बनने की, ये मैकेनिज्म कौन सी थी, तो ये मैकेनिज्म हम लोग यहां बताएंगे, ये मैकेनिज्म थी ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनाया। और आरएनए जैसे ही बना तो आरएनए बाहर आ गया साइटोप्लाज्म में, और आरएनए ने क्या किया, बाहर आकर के यहां परफॉर्म होती है ट्रांसलेशन, बाहर आकर के परफॉर्म होती है ट्रांसलेशन वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ठीक है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की चेन बन जाएगी, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की चेन बन जाएगी, ये बन गया प्रोटीन। ये क्या है, प्रोटीन, ये है प्रोटीन। अब देखो चेंज क्या हुआ, ये तो नॉर्मली चलता रहता था, बट क्या हुआ, जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इससे जुड़ा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जैसे ही इससे जुड़ा, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, समझ गए। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जैसे ही जीनोमिक मटेरियल डीएनए से जुड़ा, इसके साथ इंफॉर्मेशन अटैच कर दी कि हाँ तुझे ऐसी ट्रांसक्रिप्शन करके ऐसा आरएनए बनाना है जैसा मैं चाहता हूं,
ठीक है, और खुद के मतलब का आरएनए सिंथेसाइज करवाया ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। आरएनए सिंथेसाइज होते ही आरएनए से खुद के मतलब का जो इफेक्ट इसे शो करना था उस मतलब का प्रोटीन सिंथेसाइज करवाया। ठीक है, उस मतलब का इसने प्रोटीन सिंथेसाइजेशन करवाया। तो इस तरह से जो इंटरसेलुलर रिसेप्टर होता है ना, जो इंटरसेलुलर रिसेप्टर है वो इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाता है न्यूक्लियस के अंदर, इसीलिए प्रेजेंट होता है ताकि इस तरह का कॉम्प्लेक्स बने और प्रोटीन सिंथेसाइज हो जो हमारे मतलब का है। अब ये प्रोटीन सिंथेसाइज होते ही क्या होगा, प्रोटीन देखो, प्रोटीन बहुत सारी जगह यूज किया जाता है। जैसे ये प्रोटीन जो है वो एक स्पेसिफिक एंजाइम सिंथेसाइज करेगा, स्पेसिफिक एंजाइम सिंथेसाइज करेगा जो कोई एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म परफॉर्म करेगा, चाहे वो गेमेटोजेनेसिस में इंक्लूड कर लो, क्योंकि स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन का काम क्या होता है, गेमेटोजेनेसिस ही करवाना। जैसे टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है ना, टेस्टोस्टेरोन का प्राइमरी फंक्शन क्या है, सेक्स ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाना और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपीयर करवाना। उनके लिए जिन एंजाइम्स की जरूरत होती है वो एंजाइम इस मैकेनिज्म से सिंथेसाइज किए जाते हैं। एंजाइम प्रोटीन नेचर के हैं, इसलिए हमें प्रोटीन सिंथेसाइज करवाना पड़ा सबसे पहले। ठीक है, समझ गए। तो ये मैकेनिज्म अपनाता है इंटरसेलुलर रिसेप्टर के साथ बाउंड होने वाला स्टीरॉयड नेचर का हार्मोन एक्शन करने के लिए। यहां डीएनए क्या है, यहां डीएनए जीनोमिक मटेरियल है, यहां डीएनए जीनोमिक मटेरियल है और जीनोमिक मटेरियल को ही मॉडिफाई किया है। ठीक है, समझ गए, क्लियर है। और अपने मतलब का आरएनए सिंथेसाइज करवा लिया। तो ये मैकेनिज्म यूज करता है कौन है, स्टीरॉयड नेचर का हार्मोन। क्लियर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो या नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन होते ही मैसेज करना जल्दी। मुकेश, फैजल, हुआ या नहीं? जल्दी मैसेज करो, नोट डाउन करो और मैसेज करो जल्दी। हो गया, चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, ये हार्मोन रिसेप्टर के एक्शन का मैकेनिज्म था। ठीक है, कि हार्मोन कैसे एक्शन करता है, एक्चुअल में हार्मोन के एक्शन का मैकेनिज्म था रिसेप्टर के बेसिस पे। समझ रहे हो, क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं इनमें। चलो, दोनों तरह के रिसेप्टर हम लोगों ने क्लियर कर लिए कि दोनों तरह के रिसेप्टर से किस किस तरह का हार्मोन बाइंड होता है और किस तरह से इफेक्ट शो करता है। ठीक है, कौन सा उनका मैकेनिज्म है एक्शन का, क्लियर है। चलो, अब इस चैप्टर के एक दो स्पेशल से पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं और इसी के साथ चैप्टर एंड होता है हमारा। ठीक है, तो वो क्या पॉइंट है, तो देखो कई बार क्वेश्चन इस तरह के पॉइंट्स पे भी पूछ लिया जाता है। जैसे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं। एक है मूलर ऑर्गन, ठीक है, मूलर ऑर्गन ऑफ एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस का जो मूलर ऑर्गन है ना, एम्फियोक्सस का जो मूलर ऑर्गन है वो उसी तरह एक्ट करता है जैसे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एक्ट करता है। तो मैं कहूंगा ये होमोलोगस है, होमोलोगस टू पिट्यूटरी ग्लैंड, होमोलोगस टू पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से होमोलोगस है, पिट्यूटरी ग्लैंड जैसा फंक्शन करता है। क्लियर है, समझ गए, ये मूलर ऑर्गन है। क्लियर। अब नेक्स्ट एक पॉइंट और आता है, क्वेश्चन इस तरह का भी पूछा जाता है कि एक एंडोस्टाइल नाम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एंडोस्टाइल, एंडोस्टाइल ऑफ प्रोटोकोर्डेटा, प्रोटोकोर्डेटा, प्रोटोकोर्डेटा में कौन कौन इंक्लूड होता है? प्रोटोकोर्डेटा में दो ग्रुप इंक्लूड होते हैं, यूरोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा और सेफालोकोर्डेटा, सेफालोकोर्डेटा। तो ये दोनों जो हैं, इनकी जो एंडोस्टाइल होती है ना, वो भी एक हमारे ग्लैंड की तरह एक्ट करती है, हमारे ग्लैंड से होमोलोगस है। वो कौन सा ग्लैंड है? तो ये है होमोलोगस, होमोलोगस टू थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये भी थायराइड ग्लैंड जैसी है,
थायराइड ग्लैंड के होमोलोगस है। क्लियर है? तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो कई बार पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि एम्फियोक्सस का मूलर ऑर्गन हमारे किस ग्लैंड के होमोलोगस है, तो ऑप्शन दे देगा 3-4, कंफ्यूज हो जाओगे, याद रखना पिट्यूटरी के होमोलोगस है। इसी तरह जो प्रोटोकोडाटा के एंडोस्टाइल है वो हमारे थायराइड ग्लैंड के होमोलोगस है। क्लियर है? फिर 1-2 पॉइंट और है, ये नोट डाउन हो गए? नोट डाउन हो गए क्या? तो देखो 1-2 स्पेशल पॉइंट और है। क्या है कि कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं हमारी बॉडी में, अगर उनको रिमूव कर दिया जाए तो हमारी डेथ हो जाएगी। ये यहाँ लिखे नहीं जाएंगे, जल्दी से मैसेज करो नोट डाउन हो गया या नहीं, मैं रफ करता हूँ फिर। नोट डाउन हो गया? मैसेज नहीं आया अब तक तुम लोगों का? क्या बात है, जल्दी नोट डाउन करो। चलो अब ये स्पेशल पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एक स्पेशल पॉइंट और बचा है कि कुछ स्ट्रक्चर्स या कुछ पार्ट्स हमारी बॉडी के ऐसे हैं, अगर उन्हें रिमूव कर दिया जाए या डैमेज हो जाए, ठीक है, तो वो एग्जैक्ट या इमीडिएटली डेथ कोज कर देंगे हमारी, हम सल्ट जाएंगे अगर वो हटा दिया जाए तो। देखो ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, ऐसे स्ट्रक्चर कौन कौन से? ऐसे में एक तो आता है पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड है हमारा। सेकंड है एड्रेनल कॉर्टेक्स। ये एड्रेनल कॉर्टेक्स वही है जो थॉमस एडिसन ने रिमूव किया था, एडिसन डिजीज हुई थी जिसकी वजह से, एड्रेनल कॉर्टेक्स। और एक पार्ट है जो हमारे न्यूरल सिस्टम में मेनली इंक्लूड किया जाता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, मतलब मेडुला ओब्लोंगाटा। ये 3 ऐसे पार्ट हैं, अगर ये तीनों रिमूव कर दिए जाएं या फिर बाय द वे ये डैमेज हो जाएं किसी भी तरह से, तो डेथ हो जाती है, ऑर्गेनिज्म सल्ट जाता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि छोटे दिमाग पे नहीं मारते, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगाटा यहीं तो होता है, छोटे दिमाग के पास, सेरिबेलम के पास ही तो मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है। बाय द वे इस पे लग गई, डैमेज हो गई तो सल्ट जाओगे। समझ गए? तो ये लास्ट पॉइंट है हमारे इस चैप्टर का। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। यहां तक केमिकल कोऑर्डिनेशन की हर पॉइंट जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सारे ग्लैंड्स से रिलेटेड हार्मोन्स और हार्मोन्स के एक्शन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स टोटल डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट समराइज किया है, नोट डाउन करना है, नोट्स तुम लोगों ने साथ साथ बनाए ही हैं। चलो इस लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड बाय।